हेलो दोस्तों, मैं राजीव सिंह आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस मिशन पासदिल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ने से पहले सब लोग हम समझते हैं कि भारत देश में शिक्षा से संबंधित अभी तक कितने कमीशन बने, कितनी कमिटियां बनी, क्या क्या नीतियां आई, इसको समझना हमें जरूरी है। और इन सभी से क्वेश्चन यूपीएससी में, यूपीएससी में या एसएससी में जरूर आते हैं। दोस्तों, भारत में सबसे पहले एजुकेशन में कोई भी काम गवर्नमेंट स्तर पर जो किया गया था, वो सबसे पहला एक्ट था 1813 चार्टर एक्ट। इस एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रति वर्ष 1 लाख रुपए एजुकेशन सेक्टर में खर्च किया जाएगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में जब 1833 में दूसरा चार्टर एक्ट आया, 1833 में दूसरा चार्टर एक्ट आया, उसमें लॉर्ड मैकाले थे, किसमें, लॉ मेंबर के रूप में। तो लॉर्ड मैकाले ने भी क्या किया, एक शिक्षा नीति लाई 1835 में। उसमें यह प्रोविजन किया गया कि भारत में जो एजुकेशन सिस्टम दिया जाए हायर एजुकेशन में, वो इंग्लिश में दिया जाए, जिससे भारतीय जो ब्लड से और कलर से भारतीय हो लेकिन पढ़े वो इंग्लिश में, जिससे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अपनी सेवाएं दे सके। फिर 1854 में वुड डिस्पैच आया। वुड डिस्पैच ने यह कहा, इस वाले वुड डिस्पैच में उनका कहना यह था कि भारत में जो बच्चों की पढ़ाई वो किसमें आना चाहिए, मदर टंग में आना चाहिए, मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाई की जाए, प्लस वुमन एजुकेशन पे भी जोर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि वुड डिस्पैच भारत में कब लागू हुआ, तो कब आया था, 1854 में। इसी तरीके से 1882 में हंटर कमीशन बना, प्राइमरी एजुकेशन के लिए हंटर कमीशन 1882 में आया। फिर 1904 में 19 यूनिवर्सिटी एक्ट आया। 1917 में शेडलर कमीशन बना। यह भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आ चुका है, यूपीपीएससी के एग्जाम में शेडलर आयोग भी आ चुका है। शेडलर कमीशन कब बना था, 1917 में। हंटर कमीशन 1882 में। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आयोग के एग्जाम में आते रहते हैं। 1917 में शेडलर कमीशन, 1929 में हार्टोग कमीशन आया था, वो भी क्या था, एजुकेशन से संबंधित था। फिर 1937 में एक वर्धा स्कीम, कांग्रेस ने अपनी एक एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की थी, वर्धा स्कीम 1937 में। फिर 1944 में आया था सार्जेंट प्लान फॉर एजुकेशन। अब उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ। पहली एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, 1968 में। फर्स्ट एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1968। दूसरी पॉलिसी कब आई थी, 1986 में। दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, 1986 में। 1986 के 34 साल बाद 2020 में एक अलग थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके प्रमुख कौन थे, के कस्तूरी रंगन थे। दोस्तों, यहां में समझना जरूरी है कि जो ये हमारी पॉलिसी आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये क्यों आई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यूएनओ ने क्या किया है, अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिसाइड किए हैं 17। यूएनओ ने क्या किया है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिसाइड किए हैं, जिसमें अगर एसडीजी 4 जो चौथा गोल है, चौथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय यूएनओ क्या है, क्वालिटी एजुकेशन, वो है क्वालिटी एजुकेशन। भारत भी क्या है, अब क्या यूएनओ का जो एसडीजी है सभी क्या है, यूनाइटेड नेशन संबंधित जितने भी देश हैं उनको क्या करना है, 2030 तक अटेन करना है। इसके लिए प्लस, इनके अचीव के लिए प्लस जो 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें कुछ कमियां थी, उनको ओवरकम करने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी कौन सी लॉन्च की गई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों, बड़ा समझते हैं कि क्यों आवश्यकता नई एजुकेशन पॉलिसी की आई। सबसे पहली आवश्यकता आई थी स्कूलिंग। दोस्तों, वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या आती है रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। वो किसी चीज को पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं, मीन्स उसका एप्लीकेशन अगर कहा जाए तो नहीं कर पाएंगे।
पढ़ तो लेते हैं कि राम बहुत तेज दौड़ता है और श्याम धीमे दौड़ता है। अगर दोनों की रेस लगाई जाए तो कौन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंचेगा, ये है समझने वाली बात। तो जो वर्तमान समय में हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, वहां पे प्रॉब्लम है रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग की। सेकंड प्रॉब्लम आती है न्यूमरेसी की। दोस्तों बच्चे तो हमारा क्या करते हैं, काउंटिंग सीख जाते हैं, टेबल पहाड़ा सीख जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन समझ तो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या है, लेकिन अगर हम बात करते हैं उनको एप्लीकेशन की बात, मीन्स क्या है मल्टीप्लिकेशन क्या है, सब्सट्रैक्शन क्या है, एडिशन क्या है, डिवीजन क्या है या परसेंटेज क्या है, इनकी समझ उन पर डेवलप नहीं हो पा रही है। ठीक, ये प्रॉब्लम हो रही है। तीसरी प्रॉब्लम आ रही है स्कूलिंग में टीचर सेंट्रिक। हो सकता है कोई बच्चा किसी का इंटरेस्ट किसी फील्ड में हो, तो वर्तमान जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते। जो हमारा कैरिकुलम डिजाइन है उसे अकॉर्डिंग टीचर क्या करता है, पढ़ाई करता रहता है, पढ़ाता है क्लास में। तो प्रॉब्लम आई स्कूलिंग की, स्कूलिंग में ये दिक्कत है। प्लस जो करंट सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम, उसमें प्री स्कूलिंग में बच्चों के एक्टिविटी की कमी है। कोई एक्टिविटी नहीं कराई जाती है, कोई साइंटिफिक एक्टिविटी नहीं कराई जाती है, स्पोर्ट की एक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, कमी है उसमें, जिससे बच्चा साइंटिफिक टेम्परामेंट उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ये कमियां हैं स्कूलिंग में। दूसरी प्रॉब्लम आई है लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या आ रही है वर्तमान सिस्टम में, बच्चों के अंदर सॉफ्ट स्किल की प्रॉब्लम आ रही है। सॉफ्ट स्किल मीन्स कोऑपरेशन क्या है, टीम वर्क क्या है, जुडिशियन क्या है, रॉ मटेरियल का उपयोग क्या है, ये सब चीजें बच्चों में समझ नहीं आ रही है। प्लस उनको डिसिप्लिन में कैसे रहना है, ठीक है, ये उनके अंदर अभी नहीं आ पा रही। एम्पैथी क्या है, ठीक है, ये सॉफ्ट स्किल होती है। जब तक बच्चे किसी टीम वर्क में काम नहीं करेंगे तब तक उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब यह है वो कॉग्निटिव स्किल की बात करते हैं, मीन्स रीडिंग प्लस न्यूमरेसी, वो तो क्लास 5 या 6, 7 तक आ जा रही है। बट अगर सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं वो बच्चों के अंदर सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। थर्ड प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रेस ऑफ बोर्ड एग्जाम। दोस्तों अभी क्या है, बच्चों के अंदर बोर्ड के एग्जाम को लेकर स्ट्रेस रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि किसी भी बच्चे का मूल्यांकन हम देखते हैं तो बोर्ड के एग्जाम के मार्क्स के आधार पर ही किया जा रहा है। एक बच्चा ऐसा है जो कॉलेज के क्रिकेट टीम का मेंबर है, वहां कैप्टन है, बेचारा क्रिकेट भी खेल रहा है और अपनी पढ़ाई भी कर रहा है। अगर अब एक ऐसा बच्चा है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, अब जब बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा तो किसके आधार पर किया जाएगा? एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो बोर्ड में तो अच्छे मार्क्स लाया, दूसरा बच्चा ऐसा है जो बोर्ड में पढ़ाई भी कर रहा है, बोर्ड का एग्जाम भी दे रहा है, प्लस कॉलेज के लिए क्रिकेट भी खेला या कॉलेज के लिए डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, तो उसका कुछ तो टाइम वहां स्पेंड हुआ। लेकिन जब इवैल्यूएशन की बारी आई तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे क्या करते हैं, बोर्ड के एग्जाम के मार्क्स के आधार पर इवैल्यूएशन कर देते हैं। तो बच्चा जो क्रिकेट खेल रहा था, म्यूजिक सीख रहा था, डांस कर रहा था, वो तो मार्क्स के आधार पर पिछड़ गया। इसीलिए बच्चों के अंदर क्या हो रही है, अगर हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि हमारा इवैल्यूएशन किस पे है, मार्क्स के आधार पर, यहाँ पे जो दूसरा बच्चा जो क्रिकेट खेल रहा है, डांस कर रहा है, वो प्लस पढ़ भी रहा है, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन हमारा जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ के आधार पे है, मार्क्स के आधार पे है। तो ये प्रॉब्लम आई है जो करंट हमारी एजुकेशन सिस्टम है। थर्ड प्रॉब्लम है लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। दोस्तों अभी जो हमारा करंट सिस्टम चल रहा है इसमें वोकेशनल कोर्स नहीं चलाए जाते हैं। कोई बच्चा कताई बुनाई सीखना चाहता है, कोई क्राफ्ट बनाना चाहता है, कोई क्या किसी को ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ सीखना है, समझना है, ठीक, ऐसे कोई वोकेशनल, कोई स्विमिंग करना चाह रहा है, कोई डांसिंग पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, तो वोकेशनल जो कोर्स है वो इफिशिएंट तरीके से नहीं चलाए जाते हैं। क्लास 8 तक तो बिल्कुल ही नहीं चलाए जाते हैं, 9, 10, 11, 12 में कुछ चलाए जाते हैं, लेकिन ऐसे स्कूलों में चलाए जाते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है, वो भी लिमिटेड स्कूल है जहां पे समग्र शिक्षा क्या प्रोविजन है। तो कहा जा रहा है कि लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन ऑल स्कूलिंग सिस्टम, कमी है, उसको ओवरकम करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसमें क्लास 6 से ही क्या हो जाएगा, वोकेशनल कोर्स क्या हो जाएंगे, इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। फोर्थ आता है गैप। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या आ रही है जब कोई बच्चा इंडस्ट्री में जा रहा है, कहीं किसी भी प्रैक्टिकल जहां नॉलेज की बात आती है, वो नॉलेज और प्लस बुकिश नॉलेज, हम जो पढ़ाई करते हैं और जो प्रैक्टिकल में एग्जिस्ट करता है, दोनों में क्या है, गैप ज्यादा है। मीन्स
एम्प्लॉयबल होना, बच्चा पढ़ तो लिया, क्या वो एम्प्लॉयबल है या नहीं है, मीन्स उसको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है कि नहीं है, ये चीज क्या है, गैप है। मीन्स पढ़ाई और प्लस एम्प्लॉयबिलिटी दोनों के बीच में जो गैप है प्रेजेंट टाइम में है, उसको ओवरकम करने के लिए क्या कहती है, नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है। फिर क्या आता है, लैक ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट। लैक ऑफ कम्युनिटी, दोस्तों हमें देखते हैं ऐसे स्कूल जहां पर कम्युनिटी का एनवायरमेंट ज्यादा है, जैसे ऐसा प्राइमरी स्कूल जहां का मुखिया, जिस गांव का मुखिया एक्टिव है प्लस उस गांव के अभिभावक भी क्या है, एक्टिव है, तो वो प्राइमरी स्कूल ज्यादा क्या करता है, ग्रोथ करता है। क्यों, यहाँ की मुखिया प्लस अभिभावक एक्टिव है, तो जो वहां के टीचर प्लस प्रिंसिपल या हेडमास्टर होंगे उनको अलर्ट रहना पड़ता है, वो ज्यादा ध्यान देते हैं बच्चों पे। वहीं ऐसे स्कूल जहां पे मुखिया और अभिभावक क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं स्कूल के ग्रोथ में, तो वहां पे क्या होती है, स्कूल के ग्रोथ करने की प्रोबेबिलिटी घट जाती है। हो सकता है वहां का टीचर मॉरल वैल्यूज की अच्छी हो, पढ़ाता अच्छा हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं तो जहां पे क्या है, कम्युनिटी अवेयरनेस कम है, वहां पे स्कूल का ग्रोथ कम होता है। फिर बात करते हैं लैक ऑफ चॉइस ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। दोस्तों क्या है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात अगर करते हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा है, उसका इंटरेस्ट क्या आ गया, कोई म्यूजिक सीख ले, तो ऐसे प्रेजेंट जो सिस्टम चल रहा है एजुकेशन सिस्टम, उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है कि साइंस के साथ थोड़ा म्यूजिक का भी थोड़ा सा कोर्स कर ले, इसका उसका इंटरेस्ट मेंटेन रहे, ऐसी प्रॉब्लम है, मीन्स लैक ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे बड़ी समस्या आ रही है फ्लेक्सिबिलिटी में वर्तमान टाइम में। क्या है, जैसे आप कोई ग्रेजुएशन में कोई एडमिशन लेता है, चाहे बीए में ले रहा है एडमिशन, चाहे बीएससी में ले रहा है, वो फर्स्ट ईयर में किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन तो लिया, तो उसको क्या होगा, कोर्स कंप्लीशन तक उसी कॉलेज में रहना पड़ेगा। ये हो सकता है कोई बच्चा किसी भी कॉलेज में, चाहे बीए कर रहा हो, बीटेक कर रहा हो या बीएससी कर रहा हो, वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, अगर उसको समझ में आ गया कि ये कॉलेज उतनी क्वालिटी नहीं दे पा रहा है, तो अगर उसको फ्लेक्सिबिलिटी हो, छोड़कर दूसरे कॉलेज में चला जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जो करंट भी चल रहा है जो सिस्टम, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप उदाहरण के तौर पर बीटेक का ही एडमिशन लेते हैं, एक बार बच्चा बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया तो 4 साल तक उसी कॉलेज में उसको पढ़ना मजबूरी है। क्यों, क्योंकि उसके सर्टिफिकेट क्या होते हैं, कॉलेज में जमा होते हैं। इसी तरीके से बीए में भी होता है, बीएससी में भी होता है, किसी भी ग्रेजुएशन सिस्टम में यही सिस्टम है, जहां एक बार बच्चा एडमिशन ले लिया उसको 4 साल या 3 साल उसी कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। एक चीज, प्लस ये हो सकता है वो दूसरे कॉलेज स्विच नहीं कर सकता है। दूसरी चीज हो सकता है कि बच्चा पढ़ाई किया, 1 या 2 साल पढ़ाई किया, उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, उसकी पढ़ाई ब्रेक हो गई, नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा, उसका 1 साल 1.5 साल क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। अब क्या है, नई एजुकेशन पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। अगर वो 1 साल पढ़ता है तो उसे कितने पॉइंट मिल गए, कितने पॉइंट उसने 1 साल पढ़ के गेन कर लिया, वो पॉइंट किसी और जगह पढ़ने जाएगा तो उस पॉइंट की वैल्यू रहेगी, उस पॉइंट के आधार पर दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। अब बात आती है प्रॉब्लम टीचर्स ट्रेनिंग। दोस्तों टीचर तुम्हारी नौकरी पा गया, वो पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन क्या है, इंडस्ट्री की डिमांड दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है या चेंज होती जा रही है। करंट टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आईओटी, ये सब क्या नए ट्रेंड आ गए। अब टीचर बेचारा जो पहले से ही पढ़ा रहा है वो नए सिस्टम से क्या अवेयर नहीं है। अगर बात करते हैं स्कूलिंग की बात, जो टीचर 15 साल या 10 साल पहले से ही क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, अगर उसको तो एआई के बारे में पता नहीं, या मशीन लर्निंग के बारे में पता नहीं, या आईओटी के बारे में पता नहीं है, या इंडस्ट्री में नई नई क्या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रही है उसके बारे में पता नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत उसको नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, अब क्या कर रहा है, नहीं मिल पाया तो बच्चा क्लास में टीचर पढ़ाएगा कैसे, जबकि इंडस्ट्री को क्या डिमांड है, मशीन लर्निंग की, आईओटी की डिमांड है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड है, या बात करते हैं सोलर की डिमांड है। बट जब टीचर को पता ही नहीं होगा तो पढ़ाएगा क्या। इसीलिए जो करंट एजुकेशन पॉलिसी है उसमें टीचर की ट्रेनिंग की क्या की गई है, इन सर्विस, पहले तो इन सर्विस प्लस प्री सर्विस। प्री सर्विस नौकरी पाने से पहले जिसको नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, प्लस जो नौकरी के समय भी क्या है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। 50 साल का 50 आवर्स का कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स कराने की व्यवस्था की गई कि हर साल वो टीचर 50 आवर्स का कंटिन्यूअस प्रोफेशनल कोर्स डेवलपमेंट कोर्स कर सके। ये किया गया है प्रोविजन टीचर्स ट्रेनिंग, जिससे क्या हो, वो टीचर अपडेट रहे, तभी तो बच्चों को पढ़ाएगा। एक और दूसरी प्रॉब्लम है जो करंट सिस्टम चल रहा है,
प्रमोशन पॉलिसी ऑफ टीचर्स। अभी क्या है, एक टीचर किसी कॉलेज में पढ़ा रहा है, 5 साल पढ़ाया, 6 साल पढ़ाया, तो उसका जो प्रमोशन होता है किसके आधार पर होता है? सीआर रिपोर्ट के आधार पर होता है, कार्डेंशियल रिपोर्ट के आधार पर उसका प्रमोशन हो जाता है कि इन टीचर ने 5 साल पढ़ाया, इनका ये प्रमोशन होना चाहिए, हो गया। ये हो सकता है टीचर ने 5 साल पढ़ाया तो, लेकिन उनका आउटकम या उनका जो आउटकम आ रहा है, उनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत पुअर है, उनको इंक्रीमेंट पाने लायक नहीं है वो। ये हो सकता है उन्होंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, तो क्लास में गवर्नमेंट सरकारी नौकरी पा गए, वो पढ़ा नहीं रहे हैं, मीन्स आउटकम 0 है, लेकिन 5 साल पढ़ाए तब भी उनका प्रमोशन हो रहा है। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम है उसमें क्या किया गया है, उसमें क्या है, सीआर रिपोर्ट के साथ उनका क्या होगा, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन भी होगा सॉफ्टवेयर की, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू। टेक्नोलॉजी के थ्रू एक सॉफ्टवेयर बनेगा, उनका परफॉर्मेंस भी इवेल्युएट किया जाएगा, प्लस सीआर रिपोर्ट रहेगी, तब जाकर उनका प्रमोशन हो जाएगा। मीन्स जो करंट एजुकेशन पॉलिसी है उसमें टीचर के प्रमोशन की स्ट्रांग क्या है, कोई व्यवस्था नहीं है, सीधे सीआर की रिपोर्ट पे उनका प्रमोशन हो जाता है। फिर प्रॉब्लम आती है मॉनिटरिंग अथॉरिटी इन स्कूल्स। दोस्तों अगर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन के, वहां पे क्या है, नैक है, नेशनल असेसमेंट एग्रीडेशन काउंसिल। अगर हायर एजुकेशन की बात करते हैं वहां पे तो है, बट अगर हम बात करते हैं स्कूलिंग के बारे में तो वहां पे कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं है जो किसी भी स्कूल मान्यता प्राप्त करने तक तो वहां चेकिंग होती है। जैसे मान्यता प्राप्त कर लिया कोई भी स्कूल, तो उसका क्या स्टैंडर्ड है, साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद कैसी फैकल्टी रख रहा है, कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं है जो आके वहां के चेक कर सके। हायर एजुकेशन में सिस्टम तो है कि नैक आके विजिट करती है, फिर सर्टिफिकेट देती है कि ये यूनिवर्सिटी या ये पर्टिकुलर जो डिग्री कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, इसको ये ए ग्रेड, A+ ग्रेड या B ग्रेड दिया जा रहा है। ऐसा जो सिस्टम है वो स्कूलिंग के लिए नहीं था, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है कि वहां पे क्या हो, एक ऐसी अथॉरिटी हो जो उस कॉलेज को क्या करे, इवेल्युएट कर सके कि इनका स्टैंडर्ड क्या है, उनको उस आधार पे ग्रेडिंग दी जाएगी। दोस्तों इस तरह से देखते हैं, अभी हम देखे हैं इस वीडियो में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्या हमारी प्रीवियस क्या रहे हैं, स्कीम रही है, कैसे लॉन्च हुआ, प्लस जो 1986 वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें क्या क्या कमियां थी, क्यों ये हमारी स्कीम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च की गई, क्या क्या कमियां थी, उनको ओवरकम करने के लिए कमियां हम बता दी है। दोस्तों अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का विजन क्या है, क्या इसमें नई चीजें लॉन्च की गई हैं, कैसे इन सब कमियों को दूर किया गया है। दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू। अगर हमारा ये लेक्चर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।